हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैन या राज साहित्य के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हम लोग सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, राष्ट्र साहित्य और उनकी प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार और रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य ये सब हम लोग देख चुके हैं। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट में ये वीडियो पड़ी हैं, आप उन्हें पहले देख लें। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे राज साहित्य, उसकी प्रवृत्तियाँ, परिभाषा क्या है, उसमें तथ्य क्या हैं और राज साहित्य है इसके रचनाकार कौन है, ये सब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे जैन या राज साहित्य की परिभाषा, यानी जैन या राज साहित्य कहते किसे हैं। देखिए, 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई उसे जैन या राज साहित्य के नाम से जाना जाता है। यानी जैन या राज साहित्य वह साहित्य है जिसमें जो जैन कवि थे वो क्या किए, जो अपना धर्म था उसके प्रचार और प्रसार के लिए जिस साहित्य की उन्होंने रचना की वह साहित्य जैन या राज साहित्य के नाम से जाना जाता है। इसमें एक अगला पॉइंट है कि रास पद रचना की एक शैली है जिसमें नृत्य एवं गायन की प्रधानता रहती है। यानी जो रास है वो क्या है, पद रचना की एक शैली है जिसमें नृत्य एवं गायन की प्रधानता रहती है। हम लोग आगे चलेंगे, आगे देखेंगे जैन या राज साहित्य की विशेषताएं। देखिए, कोई भी साहित्य हो उसकी जो विशेषताएं होती है वहाँ से अनेक प्रश्न बनते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि राज साहित्य मुख्यतः जैन कवियों द्वारा रचित है। यानी जो राज साहित्य है वो मुख्यतः जैन कवि द्वारा क्या है, रचित है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि राज साहित्य का मुख्य स्रोत जैन पुराण है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राज साहित्य है उसका स्रोत क्या है, तो जो जैन पुराण है वो राज साहित्य का मुख्य स्रोत है। तीसरा पॉइंट इसमें है, इस साहित्य की रचना राजस्थान, गुजरात एवं दक्षिण भारत में हुई थी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे कि इसकी रचना कहाँ कहाँ हुई थी, राजस्थान, गुजरात और जो दक्षिण साइड है। चौथा पॉइंट इसमें है कि इस साहित्य की भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। भाषा कैसी है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। पांचवा पॉइंट इसमें है कि इस साहित्य का मुख्य उद्देश्य है धर्म प्रचार। आपने जो इसकी परिभाषा थी उसमें हमने देखा है कि जो जैन साहित्य उसमें जो जैन कवि थे वे अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस साहित्य की रचना किए। तो यदि ये पूछेगा कि जो जैन या राज साहित्य है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो धर्म का क्या करना था, प्रचार और प्रसार करना था। यदि इसमें रस की बात करेंगे तो इसका जो प्रधान रस है वो शांत है। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे। अगला पॉइंट इसमें है कि यह आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आदिकाल का कौन सा साहित्य है जो सर्वाधिक प्रमाणित साहित्य है, तो कौन सा साहित्य है, जैन या राज साहित्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट इसमें आठवां है, इस साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः प्रबंधात्मक काव्यों की रचना हुई है। यानी किस प्रकार के काव्य लिखे गए हैं, प्रबंधात्मक काव्य लिखे गए हैं। नौवां पॉइंट इसमें है कि शुक्ल जी ने इसे सांप्रदायिक साहित्य कहा है। अब देखिए, यदि शुक्ल जी ने कोई बात कही हो तो हम उसे नकार नहीं सकते। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि किस साहित्य को शुक्ल जी ने सांप्रदायिक साहित्य कहा है, तो जैन या राज साहित्य को। अगला पॉइंट इसमें 10वां है कि यह साहित्य उपदेश प्रधान है। यानी इसमें उपदेश की क्या है, प्रधानता है। 11वां पॉइंट इसमें है कि इस साहित्य में हिंदू धर्म कथाओं को जैन धर्म मान्यताओं के अनुरूप बनाकर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। यानी जो इस साहित्य में क्या है, जो हिंदू धर्म की कथा थी उनको जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे राज साहित्य में प्रयुक्त शैलियाँ, यानी जो राज साहित्य लिखा गया तो उनमें किस प्रकार की और कौन कौन सी शैली प्रयोग की गई। तो देखिए, राज साहित्य में मुख्यतः 3 शैली का प्रयोग हुआ है। सबसे पहली शैली का नाम है चरित्र शैली। यानी जो चरित्र शैली है उसमें क्या लिखा गया, जो जैन तीर्थंकर थे उनके जो चरित्र का वर्णन है वो चरित्र शैली में हुआ है। दूसरी शैली थी फागु शैली। अब देखिए, जो फागु शैली थी इसमें स्तुति परक शब्दों में, यानी स्तुति मतलब क्या होता है, किसी की स्तुति करना, उनकी गुणगान करना, तो इस तरह की जो शब्द थे उनमें किसका प्रयोग हुआ, फागु शैली का प्रयोग हुआ है। अब हम आचार शैली, अब इसमें देखिए उपदेश एवं आचरण संबंधी पदों में, यानी जो उपदेश और आचरण संबंधी पद थे उसमें आचार शैली का प्रयोग हुआ है। ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे किसमें, किस शैली का प्रयोग हुआ है। देखिए, यदि चरित्र शैली पूछेगा तो इसमें
जैन तीर्थंकर के चरित्र का वर्णन है। और फागो पूछेगा तो स्तुति परक जो शब्द है उसमें प्रयोग हुआ है। और तीसरा है आचार शैली, तो इसमें उपदेश एवं आचरण संबंधी पद का जहाँ पद हो उसमें इसका प्रयोग हुआ है। अब देखेंगे हम लोग विशेष तथ्य। तो विशेष तथ्य में आइए देखते हैं, ये जितने भी पॉइंट हैं सब इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहला पॉइंट है कि हिंदी में रास परंपरा की प्रथम रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। तो यदि प्रश्न में ये पूछता है कि हिंदी में रास परंपरा की प्रथम रचना कौन है, तो हम क्या बताएंगे, भरतेश्वर बाहुबली रास, जो किनकी रचना है, मुनिजिन विजय की रचना है। और ये क्या है, सर्वमान्यमत है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य कौन है, तो ये है पंच पांडव चरित रास। तीसरा पॉइंट इसमें है कि अपभ्रंश में रास परंपरा की प्रथम रचना उपदेश रसायन रास है। यदि ये पूछेगा कि जो अपभ्रंश भाषा में रास परंपरा की प्रथम रचना कौन है, तो उपदेश रसायन रास है। चौथा पॉइंट इसमें है कि अपभ्रंश में रास परंपरा की दूसरी रचना कौन है, तो संदेश रासक है, ये दूसरी रचना है। पांचवा पॉइंट इसमें है कि संस्कृत में रिपुदारण रास है, यानी संस्कृत में यदि रास परंपरा की रचना पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, रिपुदारण रास। ये रही 5 पॉइंट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे अब लोग देखते हैं। देखिए, रास साहित्य के संबंध में आलोचकों के कथन, 2 कथन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस कथन को हम जरूर देखेंगे। तो सबसे पहला कथन इसमें है कि जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं निसंदेह मूल रूप में और प्रामाणिक रूप में सुरक्षित हैं। इनके माध्यम से तत्कालीन साहित्य परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है, वह वास्तव और विश्वसनीय है। यह कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी उनका मानना है कि जो रास साहित्य की रचनाएं हैं वो क्या है, प्रामाणिक हैं। ठीक है। अब हम लोग दूसरा कथन देखेंगे कि 2 कारणों से हिंदी के परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तो पूरा साहित्य मध्य प्रदेश के बाहर लिखा गया, और दूसरे इस साहित्य में धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो जैन साहित्य इसमें क्या है, धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। आप देखेंगे कि जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही इस साहित्य की क्या हुई, रचना हुई। तो ऐसा मानते कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये 2 कथन रहे रास साहित्य के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इससे जरूर ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे रास साहित्य की प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकार। इस वीडियो में हम लोग रचनाएं और उनके रचनाकार देखेंगे। आगे वाली वीडियो में हम लोग रचनाएं और उसके विशेष तथ्य भी देखेंगे, जो रचनाएं इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबसे पहली रचना इसमें है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो किसकी रचना है, शालिभद्र सूरी की रचना है। दूसरी इसमें रचना है पंच पांडव चरित रास, जो कि है शालिभद्र सूरी की। तीसरी रचना इसमें बुद्धि रास, ये भी शालिभद्र सूरी की रचना है। चौथी रचना इसमें है चंदन बाला रास, ये आशुगु की रचना है। और जो 5वां रचना है इसमें जीवन दया रास, जीव दया रास जो है वो आशुगु की रचना है। अगला इसमें स्थूल भद्र रास, जो जीर्णधर्म सूरी की रचना है। नेमिनाथ रास जो है ये है सुमिति गढ़ी की। और रेवंतगिरी रास जो है ये है विजय सेन सूरी की। अब आगे कुछ और रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक श्रावकाचार है जो कि किसकी है, आचार्य देवसेन की है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है, इसके बारे में हम लोग वीडियो में देखेंगे, इस रचना क्या है, इस रचना की विशेषता क्या है। ठीक है। और इसके बाद है प्रबंध चिंतामणि, जो कि मेरुतुंग की रचना है। उपदेश रसायन रास, जो जिन दत्त सूरी की रचना है। और नेमिनाथ चौपाई, जो विनय चंद्र सूरी की रचना है। और ये और अंतिम रचना है कुमारपाल प्रतिबोध, जो सोमप्रभ सूरी की रचना है। तो ये हुआ रासो साहित्य के बारे में विशेष तथ्य, उनकी रचनाओं के बारे में, और रचना किन्होंने लिखी है इनके बारे में। अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे जो रासो या साहित्य जो है इसकी जो रचनाएं हैं उस रचनाओं में क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।